अब आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कौन हेवीएस्ट है एंड सो ऑन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देयर इज अ टर्म स्पेसिफिक चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास। यानी आप कह सकते हो स्पेसिफिक चार्ज इज Q बाय M। Q किसका सिंबल है? चार्ज का, और M इज सिंबल ऑफ मास। अब लेट अस सपोज हमारे पास पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल था E-10, तो आप कहोगे इसका चार्ज बाय मास निकालना हो तो इसका चार्ज था -1.062 10⁻⁻19 कूलम्स, और इसका मास आपने दिखा था 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। डू यू रिमेंबर? हाँ जी बेटा। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो आंसर आ जाएगा 1.602 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, दैट इज कूलम पर किलोग्राम। कैलकुलेट हो सकता है? कैन बी कैलकुलेटेड? हाँ जी बच्चे, कितना आ जाएगा? हाँ जी बच्चे बोलो। हाँ, जब भी आप स्पेसिफिक चार्ज लेते हो ना बेटा, स्पेसिफिक चार्ज में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम उसका साइन नहीं लेते। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द साइन ऑफ दैट चार्ज, दैट इज सिंपली अ मॉड ऑफ वैल्यू, क्योंकि जब किसी की रेशियो लेते हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लेते। तो इट इज Q बाय M एंड वी आर गोइंग टू टेक द मॉड ऑफ द वैल्यू। यानी चार्ज में आपने इसका साइन नहीं लेना होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, करो, कैलकुलेट करेंगे बेटा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक 1.76 into 10 power 10। अच्छा, तो स्पेसिफिक चार्ज आ रहा है 1.7576, ठीक है, 1.76 into 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। Can you calculate specific charge of proton? If it is a proton, what is the specific charge? ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको, ये वाली वैल्यू भी। दोनों वैल्यूज लिखो और कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। Ma'am, in the case of electron, it will be 10 power 11. 11 आ रहे, 19, चलो 19 30 है, ये आ गया 0.7176 10 एंड 11, राइट। ये वाला डेसिमल गया होगा ना, मूव कर गया होगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। करो सॉल्व। नेक्स्ट वैल्यू आपने मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करके बताना है। यस, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास।
तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का जब आप चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू राइट डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू। तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है कि -1.602 10⁻⁻⁻19? तो हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी कूलम्स में। जीरो की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ा, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इससे ये प्रूव हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना भी कम नहीं है कि आप उसे जीरो मान लो, लेकिन हम कंपैरेटिवली जीरो मान रहे हैं। प्रोटॉन बहुत भारी होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को जीरो मान लिया जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव कैलकुलेटेड। अब मुझे कैलकुलेट करना है चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास E बाय M रेशियो। 9.59 into 10 power 4. It's going to be चार्ज कितना लिखा बेटे, 1.602 10⁻⁻19 और मास आपने लिखा 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये लिखा है 9.59 into 10 power 7. 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। तो अब आपके पास स्पेसिफिक चार्ज दोनों का देखेंगे तो क्या समझ आ रहा है, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? लेस आ रहा है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड टू बी लेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द आंसर फॉर न्यूट्रॉन्स? करो सॉल्व। यश समझ आ गई आपको ये बात? ओके। और एक बच्चा लेट आया था, रमनदीप। 0 मैम फॉर न्यूट्रॉन इट इज 0। तो अब हमने कहा चार्ज बाय मास, तो नेचुरली चार्ज तो जीरो है, मास चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय अ नंबर, जीरो डिवाइडेड बाय नंबर इज 0। तो आप होगे 0। तो न्यूट्रॉन्स का स्पेसिफिक चार्ज 0 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक चार्ज 1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, एंड देन वी हैव प्रोटॉन्स स्पेसिफिक चार्ज इज 9.5 into 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। आपको वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल को आपको देंगे और आपसे कहेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास। तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक इस टॉपिक में कोई डाउट बेटा? एनी डाउट इफ यू हैव? ओके, the next topic we are going to start is discovery of electron. Next heading we have is discovery of electron. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ? हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन होगा, या हमें ये बात समझ कैसे आई कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन तो होता ही है? जब आप कह रहे हो इतना छोटा है, दिखता भी नहीं है, जब एटम ही नहीं दिखता तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन हमें कैसे दिखा? तो वो आपसे कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ आया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक बड़ी सी ट्यूब है। इस ट्यूब में एक टर्मिनल आपने पॉजिटिव लगा दिया जिसे आप कहते हो एनोड, और दूसरा टर्मिनल आपके पास है नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो डिस्चार्ज ट्यूब इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, एक लंबी सी ग्लास ट्यूब है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उस ट्यूब के अंदर दो रॉड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड।
हमने उसको बैटरी, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 10,000 to 20,000 वोल्ट एनर्जी दे दी। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को हम बोलेंगे कैथोड। तो जब भी आप किसी बैटरी को लेते हो तो बैटरी में जो लंबी वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये एनोड बताती है, छोटी लाइन कैथोड है, फिर से एनोड कैथोड। इन दिस वे हम ये कह सकते हैं हर बैटरी में एनोड और कैथोड ऐसे ट्यूब के अंदर बैटरी की फॉर्म में लगाई जाती है। ये वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, दिस इज वेरी हाई वोल्टेज, इट इज अ वेरी हाई वोल्टेज। और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब में एक काम और करना है, इसको किसी वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करना है। क्या क्या किया दोबारा देख लो। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, यानी साइंटिस्ट दे हैव टेकन वन डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कि बहुत ही लंबी सी है, अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, उस ट्यूब में एक एनोड है एक कैथोड, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बहुत हाई वोल्टेज हमने इस पे सप्लाई कर दी और दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड। अब बेटा इसमें हमने एक गैस लिया, दिस गैस इज अ गैस इज टेकन, लो प्रेशर रख दिया, लो प्रेशर ऑफ 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, यानी बहुत ही कम प्रेशर। आप बताओ प्रेशर कम करने की वजह क्या है, और दूसरी बात है कम प्रेशर करने के लिए हमें, हाँ जी बेटा, कम प्रेशर हम करेंगे क्यों? तो वी आर गोइंग टू टेक द गैस एट लो प्रेशर। पहले उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर 10⁻⁻² एंड सो ऑन। तो हमने एक लो प्रेशर कंडीशन वहां पे क्रिएट कर दी, ठीक है जी। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है? इट इज अबाउट इन 1850s। 1850s में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो लो प्रेशर अबाउट में यहाँ पे लिख देती हूँ 10⁻⁻² से लेकर -4 तक एटमॉस्फेयर। जब उन्होंने इसमें से करंट पास किया, जब वोल्टेज जाने दी, तो क्या हुआ कि उनको पहले ये दिखा कि ये ट्यूब एकदम से ग्लो करने लग गई। और फिर लेटर ऑन जब हमने बहुत कम प्रेशर कर दिया तो ये जो एंड है, दिस एंड इज हैविंग सम ग्लो, ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हुआ। यानी आप ये कह सकते हो कि एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज a greenish glow was observed at anode end. ये जो एनोड एंड पे आपको ग्रीनिश ग्लो दिखा है, ये इसलिए दिख रहा है कि अंदर से जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। क्या किया हमने? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सब्सटेंस है, जब उसके ऊपर कोई चीज टकराती है ना तो वो ग्लो करता है, सिंटिलेशन करता है। जब हम कहते हैं ग्रीनिश ग्लो, यानी आप कह सकते हो सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है एक ग्लो प्रोड्यूस होना। तो सिंटिलेशन एट एनोड एंड, यानी आपकी ट्यूब जो है वो सब जगह तो ब्लैक है, कहीं कोई कलर नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ एक एंड पे वो चमक रही है। आप समझ सकते हो जो ट्यूबलाइट आपके घर में जलती है वो सारी की सारी ट्यूबलाइट चमक रही होती है। दिस इज अगेन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें भी डिस्चार्ज ही हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत ही कम कर देंगे तो ये एक तरफ चमकती है। और उसी तरह से यहाँ पे भी दिख रहा था कि ऑन वन साइड वी आर हैविंग अ ग्रीनिश ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड कोटिंग। तो आप बताओ जिंक सल्फाइड कोटिंग, जब इस पे कोई चीज टकराती है तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटिलेशन। राइट? यहां तक समझ आ गया? अब उन्होंने कहा कैथोड रेज
start from cathode and go towards anode, hence produced scintillation. तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि वहां पे कोई रेज हैं जो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ आती हैं। क्या कर रही है? कैथोड से यहां से कोई रेज चल रही हैं जो इस एनोड की तरफ जा रही हैं और यहां पे जब टकराती हैं तो आपको एक ग्लो नजर आ रहा है। अब बताओ कैथोड रेज के बारे में आपको क्या समझ आया? अगर मैं लिखूं कैथोड रेज, नेगेटिवली चार्ज, तो हम देंगे कैथोड रेज एक तो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और कुछ मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और एनोड के पास गई और एनोड में से पेनिट्रेट करके बाहर आ गई। यानी ये जो रॉड है इसको तो पेनिट्रेट करके यहां तक ले गई, तो आप कहोगे हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत ही पेनिट्रेटिंग है। These are highly penetrating rays, है ना? आपकी इस वाली प्लेट के अंदर से घुसते हुए आगे चली गई हैं, तो these are very penetrating, यानी किसी के अंदर से भी निकल जाती हैं, राइट? यहां तक समझ आ गया? फिर मैं लिख सकती हूँ प्रोड्यूस scintillation। क्या लिख सकते हैं? प्रोड्यूस scintillation on zinc sulfide screen। तो हमें कैथोड रेज के बारे में कुछ कुछ पता चलने लग गया। तो सबसे पहले कैथोड रेज किस में? डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हुई थी। कैथोड से चल रही है, एनोड की तरफ जा रही है, नेगेटिवली चार्ज है, राइट, हाईली पेनिट्रेटिंग है, सिंटिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बेटे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। कैसे पता चला होगा? ये कैथोड रेज जब यहाँ टकरा रही थी तो ये गर्म हो गया, इसका मतलब कैथोड रेज जब प्रोड्यूस होती है तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, गर्म हो रहा है सिस्टम, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड। अभी भी साइंटिस्ट शांत नहीं थे, उन्होंने कहा कैथोड रेज कैन मूव माइका फैन प्लेस्ड इन देयर पाथ, प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में, तो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही है उसमें एक ये प्रॉपर्टी नजर आई कि कैथोड रेज जो है वो माइका फैन को मूव कर सकती है, राइट? दीज आर हैविंग टेंडेंसी टू मूव माइका फैन। क्लियर? अब बता दो, यहां तक नोट कर लिया सबने? सिंटिलेशन का मतलब होता है ग्लो प्रोड्यूस करना, फॉस्फोरेसेंट, फ्लोरेसेंट, चमकना। तो सिंटिलेशन इज जब किसी चीज पे कोई टकराए, कोई चीज कोलाइड करे और वो थोड़ा सा चमकने लग जाए, ग्लो बिकॉज ऑफ सम मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंटिलेशन। तो हम लिखा कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड गो टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज खुद तो दिखती नहीं थी, इसीलिए हमने उनको रेज कहा था, और हमें ये समझ आया कि वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या प्रोड्यूस कर रही है? सिंटिलेशन, राइट? उसके बाद हमने कहा कैथोड रेज जो है वो क्या करती हैं? दीज आर हैविंग टेंडेंसी टू शो माइका फैन मूवमेंट, जो अब हम समझने वाले हैं। अब जरा चेक करो बेटे, माइका फैन क्या है? यहां पे देखो इधर, मान लो हम इस ट्यूब के अंदर एक पतला सा, बिल्कुल जैसे कागज का फैन होता है, ऐसे माइका एक मटेरियल है, माइका एक मटेरियल होता है, उस माइका में मतलब बहुत ही वो हवा से भी चल पड़ता है, ऐसे समझ लो
जरा सा भी एयर करंट होगा तो इट कैन मूव। यानी अगर आप कमरे में बिल्कुल बंद बैठे हो तो आप सांस ले रहे हो, समवन इज ब्रीदिंग, चाहे वो कितनी दूर भी हो तो भी वो चलेगा। तो माइका फैन इज अ माइका इज द मटेरियल एंड दिस इज अ फैन लाइक स्ट्रक्चर। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, जैसे मैंने ये बटन ऑन किया तो ये माइका फैन मूव कर रहा है, ये घूमने लग गया। तो इसका मतलब कैथोड रेज जो है वो माइका फैन को घुमा सकती है। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटे, समझ आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट हमें नजर आया कि जो कैथोड रेज हैं दीज आर बीइंग अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम कहेंगे कैथोड रेज आर affected by electric field and magnetic field। यानी अगर कोई मैग्नेट इसके पास लेके जाओ तो इनको फर्क पड़ता है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पास लेके जाओ तो भी ये उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन रेज को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैथोड रेज कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कोई चीज इनके रास्ते में रखी जाए तो ये उसकी शेडो भी बनाती है। हम देखेंगे मूव इन स्ट्रेट लाइन। These rays are going to move in straight line in absence of electric and magnetic field। अब हमें इन पॉइंट्स को समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख ली है और ये सब कौन पढ़ रहा है? वही साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम करना शुरू किया था। सबसे पहले इन पे काम किया था फैराडे ने, फिर विलियम क्रुक्स ने एंड देन जे थॉमसन। ये बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे। उन सब ने देखा कि कैथोड रेज है, पहले सबसे पहले पता चला ये तो नेगेटिवली चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाती है, बहुत ही पेनिट्रेटिंग है, सिंगुलेशन प्रोड्यूस कर रही है, हीटिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, शेडो कास्ट करती हैं और माइका फैन को मूव कर सकती हैं। ये माइका फैन आपको समझ आ रहा है कि ये चलेगा, ये घूमने लग जाएगा, इसका मतलब कैथोड रेज कैन मूव माइका फैन। ये बात समझ आ गई? हाँ जी बेटे। अब वो कहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, ध्यान से देखो, लेट सपोज आपने ये डिस्चार्ज ट्यूब भी बनाई, उसको ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ध्यान से देखना बेटे, यहां आपके पास कैथोड है, राइट, और उसके बाद हमारे पास है एक एनोड। कैथोड नेगेटिव होता है और आपका जो एनोड वाला प्लेट है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो प्लेट है दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज के अंदर घुस जाना। फॉर एग्जाम्पल, नीडल्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग एज कंपेयर टू पेन एंड पेन इज मोर पेनिट्रेटिंग एज कंपेयर टू मार्कर। ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब किसी के अंदर, जैसे ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं मान लो मार्कर से अपने हाथ को दबाऊं तो इसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता, इट्स नॉट पेनिट्रेटिंग। लेकिन अगर ये बहुत पतला होता, थिन होता, तो ये स्किन में से पेनिट्रेट करके इधर से बाहर आ सकता था ऐसे। तो कागज, मान लो आपके पास एक पेपर है, आपने पेपर को पेन के साथ प्रिक किया, बड़ा एकदम मोटा सा पेन था, लेकिन अगर आप सुई लो, एक पतली सी नीडल लोगे तो उसको कर डालोगे तो आपको कौन जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा? नीडल। तो पेनिट्रेटिंग का मतलब है पेनिट्रेट करना, मतलब घुस जाना, बाहर निकल आना। ठीक है, समझ आया?
हाँ जी बेटा, अब आपके पास डायग्राम में उन्होंने क्या किया, एक तो एनोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया, यानी इसको मैंने एनोड यानी पॉजिटिव रॉड से लगा दिया, इसको नेगेटिव के साथ ये इस तरह कनेक्ट कर दिया। अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे एक टर्मिनल लगा देते हैं जो नेगेटिव है, नीचे एक टर्मिनल लगाते हैं जो कि पॉजिटिव है। तो ये कौन सा फील्ड क्रिएट कर दिया हमने क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम एक नॉर्थ और साउथ, वी कैन हैव अ मैग्नेट एज वेल, हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकते हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ। तो वो आपसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते थे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगी। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमेशा यहां से चली, ठीक है, यहां से इसके बीच में से होती हुई, यानी ये आपके पास मैग्नेट है, यहां से होती हुई अगर आपने नेगेटिव रखा है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव रहेगी। These are going towards the positive terminal. अगर आप ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये नॉर्थ की तरफ जाती है, और अगर आप कोई भी फील्ड नहीं लगाते तो ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर गोइंग स्ट्रेट। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अपनी मूवमेंट चेंज कर सकती हैं, वो हमेशा किसकी तरफ जाना चाहती हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो they are going towards a positive terminal, right? तो आपसे वो कहना चाह रहे हैं कि जो कैथोड रेज है उन पे किसका इफेक्ट है। अगर इफ देयर इज नो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ये सब कुछ मिटा दूं तो बताओ कैथोड रेज कहाँ जाएंगी, कैसे मूव करेंगी वो, बोलो। They are going to move in a straight line. अब वो सीधा जा रही है। मैंने रास्ते में ना एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वहां पे क्या दिखा, कैथोड रेज पीछे जा रही है और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ शेडो बन रही है। अगर किसी चीज की शेडो बन रही हो तो उसका मतलब क्या होता है कि इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रेज सीधी यहाँ तक चली गई, इधर चली गई और यहाँ तक सीधे जा रही है, और यहाँ बीच में एक शेडो कास्ट कर रही है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि वो शेडो कास्ट करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब मैंने आपसे कहा बेटा मैंने ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। इफ आई एम गोइंग टू हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, आप बताओ वो कहाँ जाएंगी, दे आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी वो इस तरफ बेंड हो गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नजर आया। अगर मान लो हम नॉर्थ और साउथ टर्मिनल लगा दें, यानी हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दिया और फिर एक साउथ पोल लगा दिया, नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेट रख दिया। अगर आप मैग्नेट रखोगे तो वो मैग्नेट की तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में भी किसी एक तरफ मूव कर जाती है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप कहते हैं नॉर्थ की तरफ जाने की टेंडेंसी उनकी नजर आ रही है, पॉजिटिव की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ। अल्टीमेटली हमें क्या समझ आया कि ये सारे पॉइंट्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ट्रूथ थे। तो आप बताओ एक्सपेरिमेंटली व्हाट आर कैथोड रेज, आर दीज आर रेज, क्योंकि वो विजिबल नहीं थी, ठीक है। कैथोड रेज आर रेज क्योंकि रेज जैसी थी, दिख नहीं रही थी। वो क्या कर रही हैं, नेगेटिव टुवर्ड्स एनोड, हाईली पेनिट्रेटिंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं, सिंटिलेशन, हीटिंग इफेक्ट, शेडिंग, कास्टिंग शेडो, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड माइका फैन को मूव कर रही है। अभी भी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था, यानी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी साइंटिस्ट को अभी तक इलेक्ट्रॉन या एटम या प्रोटॉन किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर क्या हुआ, देन जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में experimentally determined, बताओगे क्या लिखा मैंने, E by m of cathode rays. What is E by m? Specific charge of electrons. Yes, it is specific charge of cathode rays, है ना। अब जे थॉमसन को लगा कि अगर ये रेज हैं तो रेज का तो मास नहीं होता, जैसे लाइट का मास नहीं होता,
अगर रेज का मास ही नहीं होता तो इनका स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि ये जीरो है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। तो उन्होंने कैलकुलेट जब किया तो बेटा उनका आंसर आ रहा था 1.76 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम। और ये डिस्कवरी इस पूरे पार्ट को एक बार जर्क यानी एक बार पूरी तरह से शेक करके चली गई। जैसे जे थॉमसन ने ये वैल्यू निकाल दी तो सारे साइंटिस्ट एकदम से हैरान ही हो गए, क्योंकि अगर किसी का चार्ज बाय मास रेशियो एक वैल्यू आ रहा है तो इससे ये समझ आया दैट मीन्स कैथोड रेज आर नॉट रेज एंड हैव सम मास। इनका तो कुछ मास होता है। तब जाके हमें थोड़ा हिंट मिला कि कैथोड रेज रेज नहीं होती हैं, दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। इनका तो एक मास है, क्योंकि अगर किसी का चार्ज बाय मास यानी स्पेसिफिक चार्ज एक वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब होता है कि वो एक मटेरियल पार्टिकल है। इस दिन के बाद फिर हम कैथोड रेज को कैथोड रेज कहना बंद कर दिया। अब साइंटिस्ट को ये समझ आ गया था कि जिस चीज को हमें लगता था शायद रे है, नजर ही नहीं आती, दिखती ही नहीं है, वो एक्चुअल में रे है ही नहीं, वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, चाहे वो बहुत ही कम है लेकिन है। तो जे थॉमसन को सारा क्रेडिट दे दिया गया फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होता है जे थॉमसन। ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ electrons goes to J.J. Thomson. Right? यहां तक बताओ बेटे, any doubt if you have? No doubt? चेक कर लो एक बार। ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि आप, हाँ जी बेटे बोलो। मैम मैग्नेट में मैम कैसे रिफ्लेक्शन होती है? कैसे दोबारा बोलो। मैम मैग्नेट में कैसे होती है? मैग्नेटिक फील्ड बेटे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब आप फिजिक्स करोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जब कहीं पे भी जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे समझ के देखो, जब भी कहीं पे करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेट बनता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो दूसरे मैग्नेट्स के साथ क्या करेगा, रिपल्शंस या अट्रैक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज कैसी थी, नेगेटिव। जब वो चल रही हैं, कैथोड रेज मूव कर रही हैं, तो वो कौन सा फील्ड क्रिएट करेंगे अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। करंट तो मूव कर गया लेकिन उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट्स नजर आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी हम चार्ज बाय मास की जब बात कर रहे हैं या मैग्नेट की बात करते हैं, तो ये हमेशा याद रखोगे, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, जब वो मैग्नेट के पास जाएगा तो उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और जैसे वो इंटरेक्ट करेगा तो आपको नजर आएगा कि वो हिल रहा है। जैसे आप रेडियो को अपने घर में लाइट आ रही है, मीटर के पास ले जाओ, रेडियो चल रहा है, आप उसे मीटर के पास ले जाओ, तो पुराने रेडियोस में ना तब खड़ 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 की आवाजें आने लग जाती थी। रीजन, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट होता था रेडियो के अंदर, और वहां मीटर के अंदर हाई वोल्टेज से क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड था और वो जो आपके मैग्नेट की वैल्यू थी, जो रेडियो का मैग्नेट था, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते थे, जिसकी वजह से सिग्नल थोड़ा डिस्टर्ब होता था ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? हाँ जी बच्चे,
तो ये हमारे पास था जे थॉमसन ने हमें क्या कहा कि कैथोड रेज आर नॉट रेज, दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स। अब जे थॉमसन ने जब ये बात कह दी कि E/m रेशियो है, तब तक हमें ये तो पता था कि चार्ज है, लेकिन फिर आ गया आपके पास मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मिलिकन ने किया था इन दोज 1850s जो टाइम था, उसी एरा में। और इस बंदे ने, इस महान बंदे ने क्या किया, ही कैलकुलेटेड द मिनिमम चार्ज पॉसिबल। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें मिनिमम चार्ज की वैल्यू बता दी। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस मेथड से हमें पता चला कि मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन बी -1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। अब जे थॉमसन ने हमें क्या बताया था, मिलिकन ने बता दिया मिनिमम चार्ज। अब मान लो मेरे पास ये एक ऑयल ड्रॉप है, दिस इज वन ऑयल ड्रॉप, और इसके ऊपर चार्ज है 4.8 10⁻⁻19 कूलम्स। तो वो आपसे कहते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी 4.8 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मिनिमम चार्ज वैल्यू। तो उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसने कहा कि एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर मिनिमम चार्ज ये आ रहा है, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो उसका मल्टीपल होता है, चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते। अब बताओ, अगर एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर मैं आपसे पूछूं कि ये चार्ज, ये ऑयल ड्रॉप है और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज आ रहा है 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम्स, तो क्या समझ आया, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, बोलो। 3.2 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, करो। 20 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज अ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसके पास एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट था जो उसने खुद डिजाइन किया था। उस एक्सपेरिमेंट से उसने हमें कैलकुलेट करके बताया कि जो मिनिमम चार्ज है किसी भी पार्टिकल पे वो कितना आ रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अगर बेटे चार्ज इतना कम आ रहा है, मिनिमम चार्ज आपको मिल गया, अब वो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, मल्टीपल। तो चार्ज ऑन अ पार्टिकल, जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा तो आप कहोगे चार्ज ऑन अ पार्टिकल कैन बी n times 1.6 10⁻⁻19 coulombs, where n can be 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो ये नंबर आपके पास एक नेचुरल नंबर होगा, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर। अब मुझे बताओ, अगर ये फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, इसका मतलब जो पार्टिकल है उसे काटा नहीं जा सकता। तो हमें समझ आया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कट। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पूरा एक इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आधा या 1/3 ऐसा नहीं होता। दूसरी बात हमें समझ आ रही थी E/m रेशियो। अब मुझे सोच के बताओ, जे थॉमसन ने निकाल दिया था E/m, इसने हमें दिया E/m रेशियो, इसने हमें दे दिया E की वैल्यू, चार्ज मतलब करंट E। अगर E भी है और E/m भी है तो क्या निकाल सकते हैं, बोलो। अगर मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज भी है, हाँ, मास निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बेटे स्पेसिफिक चार्ज भी है और हमारे पास चार्ज भी है, मिनिमम चार्ज भी है, इसका मतलब
मेरे पास E by M रेशियो भी है और E भी मुझे पता चल गया है, तो मास कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। और फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो ऐसे नहीं जैसे एक दिन हमने पूरी वैल्यूज याद की तो हमें लगा कि वैल्यूज होगी कहीं से, वो वैल्यूज ऐसे नहीं आ गई। दोज वैल्यूज आर बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब जाके हम आपको एक वैल्यू देते हैं बुक्स के अंदर, जो वैल्यूज हम लर्न करते हैं। इट मीन्स 1850 से लेकर आज 2020 तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम आपके पास एक एटम, एक केमिकल लैंग्वेज, एक केमिस्ट्री, ये लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है। तो दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल। ये बात समझ आई कि वो जो वैल्यूज आपने लास्ट क्लास में लिखी थी वो वैल्यूज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। जल्दी से इन वैल्यूज को लिखो, नोट करो और फिर हम देखते हैं मास कैन बी कैलकुलेटेड एज। कर लिया नोट? हाँ जी जी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फ्रॉम E by M, from E by M and E, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक चार्ज, and this is minimum charge. M of negative particle can be calculated, and that particle is named as, that particle is named as इलेक्ट्रॉन। फिर इस पार्टिकल का नाम हमने इलेक्ट्रॉन रखा। अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास E by M रेशियो था। देखो E by M कितना है? 1.76 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम। हमारे पास E की वैल्यू है 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम्स, मैं मॉड कर देती हूँ। और फिर हमने कहा E by M is equal to 1.6 10 raised to power minus 19 by M is equal to 1.76 10 raised to power 11। तो आप यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते थे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग टू बी, ये मास हमने कैलकुलेट करना है, तो 1.6 10 raised to power minus 19 by 1.76 10 raised to power 11, और ये हमारे पास आ रहा था 9.1 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। तो क्या इलेक्ट्रॉन को हमने वे किया हुआ है? क्या हमने वेइंग मशीन में डाल के उसका भार तोल लिया था? तो आंसर इज नो। वो तो इतना छोटा है कि नजर भी नहीं आता। जो इलेक्ट्रॉन का मास है या प्रोटॉन का मास है, ये सब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड फैक्ट्स हैं। हम इनको गलत नहीं कह सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आए हैं हमारे पास, और हम ये भी नहीं कह सकते हमने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, ना तो हम इनको आंखों से देख पाते हैं, ना ही किसी वेइंग मशीन पे इनका भार तोल सकते हैं, बट हमारी कैलकुलेशंस और हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें ये वैल्यूज दे रहे हैं। तो अब आप बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, समझ आया एंड हाउ इट इज डिस्कवर्ड? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, समझ आया कि नहीं? यस मैम। चलो, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम मूव करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। यहां तक सबने नोट कर लिया? यस। चलो लिखो जल्दी से, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
मेरे साइंटिस्ट जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत ही हैरान थे कि जो भी गैस उन्होंने ली थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो तो न्यूट्रल थी। अगर उस न्यूट्रल गैस में से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं तो फिर उस गैस के अंदर कुछ पॉजिटिव भी तो होगा। कि ये तो सबको पता था कि अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल बनता है। ठीक है, दोबारा सोच लो। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि एक चीज है जो न्यूट्रल है, यानी दिस मार्कर इज न्यूट्रल, लेकिन इसका कैप जो है वो नेगेटिव है, तो बताओ बाकी का मार्कर फिर क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि कैप -1 है तो बाकी का मार्कर क्या हुआ फिर? +1। अगर आपसे कहा जाए इफ दिस कैप इज -3 ना -3 है तो ये क्या होगा मार्कर? +3। करेक्ट। यानी आपको अब साइंटिस्ट को ये दिमाग में टेंशन होने लगी होगी कि जो चीज हमने ढूंढी है वो तो नेगेटिव है और एटम तो फिर भी न्यूट्रल है। अगर एटम फिर भी न्यूट्रल है तो कुछ तो ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा। तो एटम के अंदर वो पॉजिटिव पार्टिकल क्या है? दैट वाज अ क्वेश्चन नाउ। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जैसे कैथोड रेज बनी है वहां पे कोई एनोड रेज भी जरूर होनी चाहिए, वरना एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? तो अब उनका ध्यान डिस्चार्ज ट्यूब में किसकी तरफ होगा? उन्होंने कैथोड से देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ ग्रीनिश ग्लो आ रहा है। यहां पे तो उसको देख ही रहे थे काफी देर से। अब वो कहते हैं कि ये अगर एनोड है तो इधर भी तो कोई ग्लो आना चाहिए था। यस और नो? अब उनके दिमाग में क्या आया कि हम इसको थोड़ा सा परफोरेट कर देते हैं। नाउ दिस इज अ परफोरेटेड कैथोड। साइंटिस्ट को ये लगा कि हो सकता है जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो उतना पेनिट्रेटिंग ना हो जितना कि नेगेटिव पार्टिकल है, और अगर वो पेनिट्रेटेड नहीं है तो हम इसमें छेद कर देते हैं, परफोरेशंस कर देते हैं। अब आपके पास वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो ऐसे पीछे तो जाएगा ही, तो यहां पर हमें वाकई ग्रीनिश ग्लो नजर आ गया। अगर बेटा पीछे ग्रीनिश ग्लो नजर आ रहा है इसका मतलब कोई पॉजिटिव रेज भी है, राइट? हाँ जी बेटा, उन्होंने क्या किया? इस वाली प्लेट को इसमें छेद कर दिए। दोबारा देखो, ये जो आपके पास कैथोड थी, मान लो मैं कैथोड में 2-3 परफोरेशंस कर दूं, ये मैंने ऐसी बना दी। समझ के देखो, ये मेरे पास ऐसी थी, पहले ऐसे था, ऐसे था। यहां से कैथोड रेस आई, इसके अंदर से पेनिट्रेट की, पीछे चली गई। एनोड रेस नेचुरल है, इससे चलती होंगी और इधर जाएंगी। ये एनोड रेस चली, यहीं पे रुक गई, पीछे टकराई नहीं। जब वो पीछे टकराई नहीं रही है तो जिंक सल्फाइड पे तो कोई ग्लो नहीं आएगा। अब उनका आइडिया क्या था? व्हाट दे हैव डन, दे जस्ट मेक दिस एनोड कैथोड, सॉरी ये आपकी कैथोड है और ये एनोड। कैथोड को क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। अब बताओ, अब यहां से पॉजिटिव रेज चलेंगी, यहां से गई और यहां से पीछे को जाएंगी। डू यू एग्री? अगर मैं अपनी कैथोड को ऐसा ना बनाऊं और परफोरेशंस कर दूं, खोल दूं, बीच में छेद 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 कर दूं, पोरस बना दूं, तो पोरस बनाने से क्या होगा कि आपकी जो एनोड रेज हैं वो पीछे की तरफ जाएंगी, और जब वो पीछे की तरफ जाएंगी, टकराएंगी, तो आपको फिर से ग्रीनिश ग्लो तो दिखेगा। तो यहां पे हमें क्या नजर आया? सिंटिलेशन और ग्लो। तो परफोरेटेड कैथोड यूज किया एंड scintillation was observed
on cathode end. In the form of, या आप कह सकते हो through perforations, वो जो perforations थी उनके थ्रू। तो यहां से बाकी कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल भी है और एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। यानी इन केस ऑफ एन एटम वी आर हैविंग पॉजिटिव पार्टिकल्स एज वेल एज नेगेटिव पार्टिकल्स, दोनों तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी बेटा। This time there was no low pressure in the discharge. There was no low pressure in the discharge. हाँ, still low pressure, high voltage, vacuum pump is still there, सब कुछ वैसा ही है, डिस्चार्ज ट्यूब वही है। यहाँ पे वैक्यूम पंप है, लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है अरमान, कोई भी चीज बदली नहीं है। सिर्फ आप ये समझो कि हमने सिर्फ अपनी वो जो कैथोड है उसको परफोरेट किया है। ठीक है, तो अब आपके पास परफोरेशन से ये ऑब्जर्व हो गया एंड दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। तो आप कहते हो एनोड रेज और ऑल्सो नेम्ड एज कैनाल रेज, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। These rays are positively charged, less penetrating। दो बातें तो समझ आ ही गई हैं, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा थोड़ा कम पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, कोमल समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी बेटा, कोमलप्रीत समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो एनोड रेज Ma'am, what is perforation? परफोरेशंस मतलब छेद कर देना, जैसे छाननी जो होती है ना, जिससे आटा छानते हैं, तो हम कहेंगे इट इज अ परफोरेटेड प्लेट। आप चावलों का पानी निकालते हो तो एक सिस्टम सा है जिसके अंदर छेद है, तो वी कैन से इट इज अ परफोरेटेड कंटेनर। ओके मैम पिछली बार तो मैम जो सेंटिलेशन थी वो जिंक सल्फाइड की उस पे लेयर हुई थी, पर इस बार तो कोई लेयर ही नहीं है। नहीं बेटा, पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिंक सल्फाइड है। यानी ऐसे समझ ले लो कि पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो अंदर से जिंक सल्फाइड कोटिंग के साथ है। द फुल ट्यूब इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, अदरवाइज तो हमें कुछ दिख ही नहीं सकता था हो क्या रहा है उसके अंदर, क्योंकि कोई भी रे हमें नजर नहीं आती ना। तो जो ट्यूब है उसको हमने चारों तरफ से जिंक सल्फाइड कोटिंग करके रखा हुआ है, सो दैट कहीं पे भी कोई भी चेंज आए, कुछ टकराए तो एकदम से हमें पता चले कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ है। जैसे हमने चोर पकड़ना हो तो हमने सब जगह वो बिछा रखे होते हैं ना अपने सिस्टम्स, कैमराज एंड ऑल, ताकि कहीं पे भी कुछ हलचल हो तो हम पकड़ पाए। तो इन द सेम मैनर उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमें तो कुछ ढूंढना है, तो हमने क्या किया है, उस डिस्चार्ज ट्यूब को चारों तरफ से जिंक सल्फाइड से कोट कर रखा है, ताकि कोई भी पार्टिकल, कोई भी रे कहीं पे भी टकराए तो हम उस गैस के बारे में कुछ जान पाए। हमारी कोशिश क्या है कि जो भी वो गैस हमने ली है उसके बारे में कुछ तो पता चले, एटम है क्या। तो इसके लिए उन्होंने पहले से जिंक सल्फाइड कोटिंग कर रखी है। यानी यहाँ मैं लिखूंगी सेंटिलेशन इज शोन बाय इट। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, लेस पेनिट्रेटिंग। अब बताओ एनोड रेस बनी कहाँ से, ये सोचने की बात थी। तो वो कह रहे हैं डिफरेंट गैसेस, मान लो अगर गैस चेंज कर रहे थे, डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस डिफरेंट एनोड रे पार्टिकल्स। ये बड़ी खास बात नजर आई। वो कहते हैं कि जब आप गैस चेंज करते हो तो जो एनोड रे पार्टिकल्स बन रहे थे वो डिफरेंट बन रहे थे। अगर आपने गैस चेंज की तो एनोड रे पार्टिकल भी चेंज हो गया। एनोड रे पार्टिकल चेंज हुआ कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देंगे इसमें भी E/M रेशियो, डिफरेंट फॉर
डिफरेंट गैसेस आ रहा था। यानी जो जे थॉमसन था वो अपने एक्सपेरिमेंट को पहले से डिजाइन कर चुका था। अब हम क्या कर रहे थे, हम जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से हर गैस को चेंज करते थे। न्यू गैस, न्यू ई बाय एम रेशियो, अगेन अ गैस चेंज, न्यू ई बाय एम रेशियो। तो हम सबकी ई बाय एम निकाले जा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हम गैस चेंज करते हैं तो ई बाय एम रेशियो ऑफ एनोड रेज इज गोइंग टू चेंज। इसका मतलब, मैम हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ बोलो जी, बोलो बेटा। मैम तो थोड़ा देर जब गैस चेंज होगी। हाँ, और आपने कहा डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस डिफरेंट एनोड रे पार्टिकल्स बट सेम कैथोड रे पार्टिकल्स। यानी अगर आप कैथोड रे पार्टिकल्स का ई बाय एम निकाल रहे हो वो हर बार सेम आ रहा है, गैस चाहे कोई भी ले लो। और अगर आप एनोड रे पार्टिकल का ई बाय एम निकाल रहे हो तो वो डिफरेंट आ रहा है। अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये था आफ्टर ऐसा हो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा मान लो आपने हीलियम लिया, ठीक है, जब आपने इतनी हाई वोल्टेज पास की तो ये बन गया हीलियम 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपका बना है कैथोड रेस, ये एक्ट कर रहा है कैथोड रे पार्टिकल। और जो हीलियम 1 पॉजिटिव है ये एक्ट कर रहा है एनोड रे पार्टिकल, एक्ट एज एनोड रे पार्टिकल। अब मुझे बताओ, मैंने गैस चेंज कर दी है। लेट अस सपोज आई हैव टेकन सम अनदर गैस लाइक लेट इट बी हाइड्रोजन। वो कहते हैं हाइड्रोजन पहले टूट जाएगा टू गिव अस H प्लस H, फिर ये H टूटेगा टू गिव अस H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ पार्टिकल चेंज हुआ कि नहीं? यस और नो? कैसी है एनोड रेस, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एनोड रेस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, दे आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। हर गैस में एक डिफरेंट एनोड रे बन रही है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ये बनाएगा O पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे E बाय M रेशियो, नेचुरल चार्ज हो गया 1 पॉजिटिव, मास आ जाएगा ऑक्सीजन का 16, तो डिफरेंट होएगा। यहाँ पे चार्ज है 1 और मास भी क्या है 1। हीलियम के केस में चार्ज बाय मास, आपको ये चार्ज इज 1 मास इज 4। तो आपको भी समझ आ रहा है कि वाकई जब आप गैस चेंज करोगे तो जो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा उसका E बाय M डिफरेंट होगा। यस और नो? यस मैम। तो जो कैथोड रेज है वो तो ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, और इलेक्ट्रॉन तो सारी गैसेस में सेम ही निकल रहा था। यानी जो हम आपको बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं, न्यूक्लियस सबके डिफरेंट होते हैं, वो हमने इन एक्सपेरिमेंट से आपको बताया है। तो आपके पास डिफरेंट गैसेस, वो कहते हैं जब आपने O2 लिया, पहले O2 टूट जाएगा टू फॉर्म ऑक्सीजन एटम, यानी आपने हाफ O2 लिया मान लो, तो ये ऑक्सीजन एटम बनेगा। फिर उस एटम में आप तो एनर्जी लगाते जा रहे हो, आपने तो वोल्टेज दे ही रखा है, उस वोल्टेज से O पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन बनेगा कैथोड रे और ये O पॉजिटिव क्या बनेगा एनोड रे। तो नेचुरल है एनोड रे डिफरेंट हो गई। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या एनोड रे एनोड से चलती है? सोचो, क्या एनोड रे एनोड से चलती है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहोगे? तो ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, तो आप कहोगे एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू
आयोनाइजेशन बताती हूँ क्या होता है। आयोनाइजेशन ऑफ अ गैसियस एटम इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसियस एटम होते हैं उनकी आयोनाइजेशन से एनोड रेज बनती हैं। आयोनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो आपसे कह रहे हैं जब आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनोड रेज कैसे बन रही है? बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल। यानी इस पार्टिकल को आपने आयोनाइज किया है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। Ionization is a process of formation of ions. हाँ जी बेटा, अब बताओ एनोड रेज कैसे बनती हैं, ये बात क्लियर हो गई। और ये बात समझ आई कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और एनोड रेज डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती हैं। इज इट क्लियर? ओके जी, यहां तक हमें क्लियर हो गया। ईशान समझ आ रहा है बेटे? अक्षिता? यस मैम। हिमाक्षी समझ आ रहा है मुझे? यस और नो? अमोल? कोमल? ठीक है। Ma'am, I didn't understood that how the different anode ray particles are produced. देखो, आपने अगर हाइड्रोजन गैस ली तो H पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा, इसका E/m क्या आएगा? 1/1। अगर आपने हीलियम लिया होता तो इसका E/m क्या आता? 1/4। तो अगर आपने गैस चेंज की तो E/m भी क्या हो गया? चेंज हो गया ना। चार्ज बाय मास रेशियो चेंज हो जाएगी ना बेटे। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका E/m चार्ज लिख रही हूं मैं 1, मास भी आपको पता है 1। अगर मैं लिख दूं हीलियम तो ये बन जाएगा हीलियम पॉजिटिव। चार्ज बाय मास क्या आ जाएगा? 1/4। हीलियम का मास कितना होता है? 4। तो अंडरस्टूड सी बात है, इसका चार्ज बाय मास और इसका चार्ज बाय मास अलग आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब गैस चेंज हुई तो एनोड रे भी क्या हो गई? चेंज हो गई। This was in the cathode ray. मतलब हम ये cathode ray के केस में हम करते हैं। तो कैथोड रे तो इससे बन रही है ना, इलेक्ट्रॉन से। वो तो हर बार सेम है। ठीक है। अब बेटा एनोड रे पार्टिकल्स में आपके पास, अब मुझे सोच के बताओगे, माय क्वेश्चन इज व्हिच गैस हैज highest E/m for anode ray? तो आपका आंसर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, H। अगर हाइड्रोजन आपका आंसर है तो आप कहोगे पहले हाइड्रोजन गैस क्यों लिया मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। जिसका मास सबसे कम होगा नेचुरल है उसका E/m सबसे ज्यादा आएगा। और इसीलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव इज टेकन एज प्रोटोन। हमने कहा हाइड्रोजन पॉजिटिव को प्रोटोन ले लेंगे, दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल इन एन एटम। तो एक एटम में जो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल है वो हाइड्रोजन का है। ठीक है, एक एटम के अंदर जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल किसका है? हाइड्रोजन का। उसी को हमने क्या मान लिया? प्रोटोन की तरह ट्रीट कर लिया। इट इज नेम्ड एज अ प्रोटोन। बात समझ आई? तो अब आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बातें जब समझ आ गई है, नो डाउट जैसे कैथोड रेज के हमने एक्सपेरिमेंट करके पता चला वो माइका फैन को मूव कर सकता है, ऐसे एनोड रेज भी माइका फैन को मूव कर रही थी।
कैथोड रेज भी पार्टिकल से बना हुआ है, उसका मास है, और जिसका मास होता है दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मटेरियल पार्टिकल है वो। तो बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी वैसी ही थी, सिर्फ ये पता चल रहा था एक तो ये पेनिट्रेटिंग नहीं है, उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उसका रीजन है उसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही बहुत कम था। तो आपको कहा गया इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा है, पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स का मास थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप कह रहे हो वो कम पेनिट्रेटिंग होगी। तो एनोड रेज एंड कैथोड रेज, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी, हम कहते हैं डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया गया, काम तो सबने मिलके किया बट डिस्कवरी बाय, क्या कहते हो, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स डिस्कवरी पाए, हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी, जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन ने हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया है, ऐसा हमने उसको क्रेडिट दिया है, यानी क्रेडिट सारा का सारा गोल्डस्टीन को दिया गया। तो आप ये कहते हो एनोड रेज, कैथोड रेज, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रेज, यानी आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दो चीजें समझ ली थी, राइट? हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस पार्ट? यहाँ तक देखो जरा, एनोड और कैथोड रेज में कोई डाउट है किसी का? तो आप बताओ क्या एनोड रेज वाकई रेज होती हैं? क्या कैथोड रेज रेज होती हैं? क्या कैथोड रेज रेज होती है? तो कैथोड रेज और एनोड रेज एक यू कैन से भ्रम था, बाद में पता चला ये है ही नहीं, ये तो रेज होती ही नहीं है, ये तो पार्टिकल्स होते हैं। और फिर वो कैथोड रेज किसकी तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और एनोड रेज हमें ले गए टुवर्ड्स प्रोटॉन, और फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी भी हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, यानी काफी देर तक 19वीं सेंचुरी तक हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, राइट? चलो अभी तक जितना हमने किया इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और आज का क्लास होमवर्क है जितना आपने किया है, इस पूरे टॉपिक को एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड योर होमवर्क क्वेश्चंस आर राइट डाउन। आज आप करके आओगे क्वेश्चंस, हमारे पास है 2.38, 2.39 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.38, 39 होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 2.38, 2.39 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये, और साथ में आप कर पाओगे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में जो आप जब करोगे, दोज आर 2.1, 2.2, देन यू हैव 2.2 ओनली, 2.1 एंड 2.2। तो दो प्रॉब्लम्स है सिर्फ, छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी, और ये क्वेश्चंस आप करोगे, एंड नेक्स्ट कमिंग क्लास विल कंटिन्यू विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम एंड देन फाइनली मॉडल्स ऑफ एटम। तो यहाँ तक आपका होमवर्क है, रिवाइज करेंगे अच्छे से, और आज मैं इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगी बेटा, उसको एक बार देख लेना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ताकि अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ पाओ। डन? ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। ओके, समझ आ गया सबको, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बोलो। हाँ बस 4 क्वेश्चंस, इजी है ये तो, बहुत दो प्रॉब्लम्स हाँ ये सॉल्व नहीं है, बस आपको देखनी है। हाँ दीज आर सॉल्व प्रॉब्लम्स, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है? हाँ जी यश, आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? हाँ जी यश, बेटा आज की क्लास में कोई डाउट है यश? अच्छा, अभी बताओ, आज वाली क्लास में जो आपने पढ़ा है मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड कर दूंगी, आप एक बार गो थ्रू हो जाना, जहाँ से क्लियर नहीं होगा उसे देख लेना, ठीक है? ओके, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हुई तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। डन? ओके बेटा।
ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।